वेलकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पार्ट 8। आज हम स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। गिव मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं हमारे परचेज करने के लिए, ये वही गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई किए हैं। यानी कि यही है पूरी इकोनॉमी की टोटल सप्लाई, जिसे कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई। गिव द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। अगर डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज़्यादा है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा है, तो वही कहलाता है एक्सेस डिमांड, जिसकी वजह से देश में महंगाई आती है। व्हाट इज मेंट बाय कैश रिजर्व रेशियो। हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व्स, और जिस परसेंटेज में वो अमाउंट जमा कराया जाता है वही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 50, डिफाइन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई एबल बॉडीड पर्सन, जिसमें काम करने की क्षमता भी है और इच्छा भी है उसकी, और वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, तो वही कहलाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज मेंट बाय एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज द सम टोटल ऑफ एक्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि AD इज इक्वल टू C+I। वही फॉर्मूला यहां पर आपको डिफाइन करना है और कुछ नहीं। गिव द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इट इज द गैप शोइंग एक्सेस ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ओवर लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से ज़्यादा है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वही कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से महंगाई आती है, क्योंकि यहां पर डिमांड एक्सेस है। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक्सेस होगी, हमेशा उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यहां तो पूरी इकोनॉमी में ही डिमांड एक्सेस है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। गिव द मीनिंग ऑफ MPS। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम, इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि यहां पर फॉर्मूला ही डिफाइन करना है आपको। MPS का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन इज देयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहां पर होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो एग्रीगेट सप्लाई के, या फिर सेविंग्स इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, बार बार आप देख रहे हैं, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक बैंक को डिपॉजिट्स का जितना पार्ट जमा करना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास, वही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। और डिपॉजिट्स का जितना पार्ट हर एक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट्स के रूप में रिजर्व में रखना पड़ता है वो पार्ट, वही कहलाता है SLR, दैट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 56, डिफाइन SLR। अगेन 2010 में भी आया, 11 में भी आ रहा है, 1 मार्क का। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स विच बैंक्स कीप विद देमसेल्व्स एज लिक्विड एसेट्स। अगर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनको आप भी रिपीट कीजिए बार बार और समझ जाइए कि वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। गिव रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 2010 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। पॉइंट नंबर 1, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना छोटा होता जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है। एंड पॉइंट नंबर 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ APS इज नेगेटिव द वैल्यू ऑफ MPS विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ये बात तो गलत है, क्योंकि MPS कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। APS नेगेटिव होता है और हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन MPS की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। क्वेश्चन नंबर 58, गिविंग रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन 2010 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हेन MPC इज 0 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी 0। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ APS कैन नेवर बी लेस देन 0। ये बात भी गलत है, क्योंकि APS की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, और ऐसा तब होता है जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अगेन हमें ट्रू फॉल्स बताना है। पॉइंट 1, इफ द रेशियो ऑफ MPC एंड MPS इज 4:1 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4। अगर MPC और MPS का रेशियो 4:1 है तो MPC की वैल्यू होगी 0.8 और MPS की वैल्यू होगी 0.2। 1 को जब 4:1 में डिवाइड करेंगे तो MPS की वैल्यू 0.2 ही आएगी, और अगर MPS की वैल्यू 0.2 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/MPS यानी कि 1/0.2, जिसकी वजह से आंसर आएगा 5, 4 नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ APC एंड MPC इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि APC और APS का टोटल 1 आता है, APC और MPC का टोटल 1 नहीं आता कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता भी हो, काम करने की इच्छा भी हो करंट वेज रेट पर, लेकिन उसे काम ना मिले, तो इसका मतलब वो व्यक्ति बिना इच्छा के बेरोजगार है, क्योंकि उसकी इच्छा तो है काम करने की, लेकिन बिना इच्छा के वो बेरोजगार है। वही कहलाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति में क्षमता होती है काम करने की, उसे करंट वेज रेट पर काम मिल रहा होता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती काम करने की उस वेज रेट पर, क्योंकि हो सकता है कि वो चाहता है कि उसे ज़्यादा तनख्वाह मिले, ज़्यादा सैलरी मिले। तो जब व्यक्ति कम तनख्वाह की वजह से अपनी इच्छा से बेरोजगार बैठता है तो वही कहलाता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्टिंग द इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। यानी कि अगर एक्सेस डिमांड है और हमें इन्फ्लेशनरी गैप दिखाई दे रहा है तो लीगल रिजर्व रेशोज के द्वारा और बैंक रेट के द्वारा इसे कैसे करेक्ट किया जाएगा। पहले बता रहे हैं लीगल रिजर्व रेशोज, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक CRR और दूसरा SLR। यानी कि हर एक बैंक को अपने कुछ रिजर्व्स
जमा करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के पास, वही कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियोज। अगर बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट जमा कराता है आरबीआई के पास तो वो कहलाता है सीआरआर, और अगर कुछ रिजर्व्स अपने पास रखता है डिपॉजिट्स का तो वो कहलाता है एसएलआर। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इन दोनों को ही बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियोज को इंक्रीज किया जाएगा। इंक्रीज करने की वजह से बैंकों के पास फंड्स बचेंगे कम, क्योंकि उनको रिजर्व ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, तो उनके पास रिजर्व्स ज़्यादा बनाने की वजह से उनके पास फंड्स कम बचेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, और जो बढ़ी हुई डिमांड थी यानी कि एक्सेस डिमांड वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी और महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, बैंक रेट। बैंक रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक पैसा लोन के रूप में उधार देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। अगर एक्सेस डिमांड है यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप है तो सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा बैंक रेट। बैंक रेट को बढ़ाने से सभी बैंक्स डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, यानी कि बोराइंग्स के लिए, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हुए वो लोन कम लेंगे, और जब लोन कम लेंगे तो दे भी कम पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। वो इंटरेस्ट रेट जो उस लोन पर लागू होता है जो लोन जनता को दिया जाता है, पब्लिक को। तो इस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जनता भी लोन कम लेगी, जिसकी वजह से क्रेडिट महंगा हो जाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इकोनॉमी में जनता के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोन इकोनॉमी में कम दिया जाएगा, अर्थात क्रेडिट और मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो बढ़ी हुई डिमांड है वो भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जब जनता के पास पैसा ही कम होगा तो फिर वो डिमांड भी कम करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन करेक्टिंग द डिफ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। यानी कि अगर डिमांड डेफिशिएंट है, इकोनॉमी में अगर डिमांड कम होती है तो उसकी वजह से प्राइस का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और वही कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा हमें बताना है कि डिफ्लेशनरी गैप को सही कैसे करेंगे। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन। ड्यूरिंग डिफ्लेशन अगर मार्केट में मंदी है तो सेंट्रल बैंक परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी सेंट्रल बैंक के द्वारा तो पैसा पहुंच जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक आम पब्लिक से डील नहीं करता। सेंट्रल बैंक डील करता है केवल गवर्नमेंट से और कॉमर्शियल बैंक्स से। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा कॉमर्शियल बैंक से और पैसा पहुंच जाएगा कॉमर्शियल बैंक्स के पास, जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक्स के पास अब ज़्यादा फंड्स होंगे लोन देने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अब जनता के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा और जो घटी हुई डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी और उस लेवल पर आ जाएगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को यहां पर डिक्रीज किया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब अमाउंट ऑफ लोन और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के बीच जो डिफरेंस है वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट अगर बैंक घटाएगा तो जनता को ज़्यादा लोन मिल पाएगा। तो सेंट्रल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट को घटाएगा, जिसकी वजह से आम जनता को अब ज़्यादा लोन मिल पाएगा, और आम जनता को जब ज़्यादा लोन मिलेगा तो उनकी डिमांड अपने आप इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो यहां पर इसको डिक्रीज करने से मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्रेडिट और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड अपने आप रिस्टोर हो जाएगी उस लेवल पर जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप।
Inflationary gap, it is the gap showing excess of actual aggregate demand over level of full employment. अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा वही कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से इकोनॉमी में महंगाई आती है। यानी कि लगातार कीमतों का बढ़ना ही कहलाता है इन्फ्लेशन। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? जब सभी एबल बॉडीड पर्सन्स को काम मिल जाता है करंट वेज रेट पर, वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, तो वही कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो काम करना चाहे और उसे काम ना मिले। तो यही सिचुएशन कहलाती है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट। टैक्स रेट ऑन हायर इनकम ग्रुप हैव बीन इंक्रीज्ड। विच इकोनॉमिक वैल्यू डज इट रिफ्लेक्ट? एक्सप्लेन। जब इकोनॉमी में अमीर लोगों पर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा तो इससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से जो बढ़ी हुई डिमांड है यानी कि एक्सेस डिमांड वो कंट्रोल में आएगी। दैट मीन्स इफेक्टिव डिमांड को इससे रिड्यूस किया जा सकता है। यही कहलाती है यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू। जब अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से इफेक्टिव डिमांड रिड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, डिफाइन इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू saving and investment function. Also explain the changes that takes place in an economy when economy is not in equilibrium. सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बताएंगे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य उन्हें कंज्यूम करने का नहीं होता, बल्कि हमारा उद्देश्य होता है कि उनको ऐसी जगह लगाया जाए ताकि फ्यूचर में हमें उनसे और ज़्यादा इनकम मिले। यानी कि वेल्थ जनरेट करने के लिए जब कोई भी गुड्स खरीदे जाते हैं तो वही कहलाती है इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम तब होगा जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल अगर हो जाती है तो ये वही सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, तो वही कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेरिवेशन के हिसाब से अगर एग्रीगेट सप्लाई बराबर है एग्रीगेट डिमांड के, और इन दोनों फॉर्मूलों को आप खोल दीजिए तो यहां पर देखने को मिलेगा C प्लस एस इज इक्वल टू C प्लस आई, जिसमें C से C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल S इज इक्वल टू आई। कंटिन्यूड, यानी पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें यह भी बताना है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो क्या होगा। इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम दो कंडीशन हो सकती है, तो सेविंग कम होगी या फिर सेविंग ज्यादा होगी। अगर सेविंग कम है इकोनॉमी में, इसका मतलब कंजम्पशन हो रहा है ज्यादा, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में। यानी कि जो गुड्स बनाए होंगे बिजनेसमैन ने ये सोचकर कि इनकी डिमांड होगी फ्यूचर में, लेकिन वो गुड्स अभी के अभी बिकने शुरू हो जाएंगे। दिस विल लीड टू एन अनप्लान्ड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। बिना योजना के गोदाम खाली होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम जब बढ़ेगी तो सेविंग भी यहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सेविंग यहां पर तब तक बढ़ेगी जब तक वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती, और उसके बाद बदलाव की कोई टेंडेंसी नहीं रहेगी। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है डिसइक्विलिब्रियम में। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा। सेविंग ज्यादा होने का मतलब है कि हाउस होल्ड्स ज्यादा पैसा बचा रहे हैं, यानी कि कंज्यूम कम कर रहे हैं, अर्थात इकोनॉमी में डिमांड कम है। और जब इकोनॉमी में डिमांड कम होगी तो इन्वेंट्री लेवल जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, अनसोल्ड गुड्स की इन्वेंट्री। यानी कि बिजनेसमैन को दिखाई देगा कि उसके गोदाम भरते जा रहे हैं क्योंकि माल बिक नहीं रहा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन को
कम करेगा, और प्रोडक्शन को कम करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट को भी कम करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम डिक्रीज होगी। और जब इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी अपने आप डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में सिचुएशन ये थी कि सेविंग ज़्यादा हो रही थी, लेकिन सेविंग ज़्यादा होने पर उसका रिजल्ट एंड में क्या निकलता है कि अपने आप लोगों की सेविंग्स कम होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर सेविंग तब तक कम होती जाएंगी जब तक वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती, और जब इक्वल हो जाएंगी तो फिर आ जाएगा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, हाउ कैन इट बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेविंग फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। एक्सप्लेन करना है डिटेल में क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन का मतलब बताएंगे। कंजम्पशन फंक्शन को ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता है, और यह एक रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम के बीच। यानी कि हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि कंजम्पशन तभी होगा जब इनकम होगी, लेकिन इनकम जीरो होने पर कंजम्पशन जीरो नहीं होता। इनकम के बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन इनकम के जीरो होने पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता। इसके बाद बताएंगे यह जो नियम है ये हमें क्या बताता है। पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि लोग सेविंग्स भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2, व्हेन इनकम इज वेरी लो, अगर इनकम का लेवल काफ़ी कम है तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है इनकम से। एंड पॉइंट नंबर 3 जो मैंने अभी बताया था आपको कि इकोनॉमी में कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। सेविंग फंक्शन के बारे में भी यहां पर बताया हुआ है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ये बताना है कि कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन से डिराइव कैसे होता है। तो सेविंग फंक्शन का मतलब सेविंग और इनकम के बीच जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है सेविंग फंक्शन। कंटिन्यूड, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे सेविंग की इक्वेशन, S इज इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। फिर इस इक्वेशन में हम लोग S बार की जगह पुट करेंगे माइनस सी बार, क्योंकि ऑटोनॉमस सेविंग्स हमेशा बराबर होती हैं नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन के। बाकी इक्वेशन एज इट इज है। फिर यहां पर हम लोग सेविंग का फॉर्मूला लिखेंगे। सेविंग फाइंड आउट करने के लिए इनकम में से माइनस करना पड़ता है कंजम्पशन, और बाकी इक्वेशन सेम रहेगी एज इट इज, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको खोल देंगे तो y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और फिर y मल्टीप्लाई होगा b के साथ। तो यही इक्वेशन आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, y माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस y माइनस बी वाई। फिर इस इक्वेशन में से क्या कीजिएगा, ये जो प्लस y है इसे इज इक्वल टू को इधर ले आइएगा। ऐसा करने पर ये इधर अगर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस वाई, माइनस ही तो उधर था ही पहले से, इज इक्वल टू, और राइट हैंड पे बचेगा केवल ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि नेगेटिव है और माइनस बी वाई। फिर इस इक्वेशन में y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो बाकी बचेगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बार माइनस बी वाई। इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए -1 से तो ये सारे नेगेटिव साइन गायब हो जाएंगे और इक्वेशन में दिखाई देगी c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो इस तरह से हमने क्या किया, सेविंग फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया कंजम्पशन फंक्शन में।
यही कहलाता है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि यही बात हमें अब शो करनी पड़ेगी डायग्राम में कि सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है। इससे पहले हमने 2 बार किया है क्वेश्चन, लेकिन उसमें हमने उल्टा किया था। वहां पर हमने कंजम्पशन कर्व से बनाया था सेविंग कर्व। इस बार उल्टा करना है, सेविंग कर्व से डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व। सबसे पहले डायग्राम में शो कीजिएगा एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस। उसके बाद नीचे शो कीजिएगा एक्स एक्सिस पर नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पर टोटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेगेटिव में वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लगाइएगा बी, और ये ओ बी कहलाएगा ऑटोनॉमस सेविंग्स, यानी कि एस बार। सेम इतने ही डिस्टेंस ऊपर पर वाई एक्सिस पर फिर एक पॉइंट लगाइएगा ओ ए के बराबर, जो कहलाएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये येलो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये कहलाती है 45 डिग्री लाइन, जो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि नेशनल इनकम को। सेविंग्स का डायग्राम बनाइएगा नेगेटिव से। ये जो पॉइंट हमने बी लगाया था, इसलिए लगाया था ताकि हम लोग सेविंग का डायग्राम यहां से बना सकें। तो एट पॉइंट बी ध्यान रखिएगा, सेविंग कर्व स्टार्ट होगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए। जितने डिस्टेंस पर हमने ओ बी पॉइंट लगाया था, उतने ही डिस्टेंस पर आपको पॉइंट लगाना है ओ ए, और सेम एक पॉइंट इस डी पॉइंट के ऊपर भी लगाना है। ये ए पॉइंट शो कर रहा है कि कंजम्पशन कर्व यहां से स्टार्ट होगा, और डी के ऊपर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा, क्योंकि एट पॉइंट डी सेविंग 0 है। पॉइंट डी से पहले सेविंग नेगेटिव थी, पॉइंट डी के बाद सेविंग पॉजिटिव है, लेकिन डी पॉइंट पर सेविंग 0 है। और जब सेविंग 0 होगी तो कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के, यानी कि यहां पर इंटरसेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो यही कहलाता है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। और यही बात अभी थ्योरी में भी लिखनी पड़ेगी। जहां पर सेविंग इनकम के बराबर है, यानी कि जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, वहां पर एपीसी कहलाएगा 1 और एपीएस कहलाएगा 0। यही कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। फिर बताएंगे फर्स्ट पॉइंट। वाई एक्सिस पर हमने लिया था ओ ए, जो शो कर रहा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ओ ए बराबर है ओ बी के, और ओ बी शो कर रहा है ऑटोनॉमस सेविंग्स। देन एक कर्व बनाएंगे बी एस, जो आपको दिखाई देगा डायग्राम में ब्लू कलर की लाइन से। बी एस रिप्रेजेंट्स द सेविंग कर्व एंड ओ वाई रिप्रेजेंट्स द 45 डिग्री लाइन, यानी कि येलो लाइन। एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी 1 होगा, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन इक्वल हो चुका है इनकम के, और यहां पर एपीएस 0 होगा। एट पॉइंट डी सेविंग 0 है, बिकॉज एट दिस लेवल इनकम इक्वल है कंजम्पशन के। पॉइंट नंबर 5, तो कंजम्पशन कर्व जो है वो स्टार्ट होगा पॉइंट ए से और पास करेगा ब्रेक इवन पॉइंट को। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें मिल जाएगा कंजम्पशन कर्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। What is deficient demand? Explain the role of bank rate in removing it. अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से नीचे है, यानी कि डिमांड कम है, तो वही कहलाती है डेफिशिएंट डिमांड। When in an economy aggregate demand is for a level of output that is less than the full employment level of output, it is said to be deficient demand. It is a situation of involuntary unemployment. यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग बेरोजगार होंगे।
अर्थात उनकी काम करने की इच्छा होगी लेकिन उन्हें काम मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर्स भी प्रोडक्शन कम करेंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू फॉल इन प्राइसेस, और इसी वजह से प्रोड्यूसर्स को कीमतें भी गिरानी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। वो ये सोचेंगे कि कम से कम कीमत गिराने पर ही ग्राहक आइटम खरीद ले, लेकिन फिर भी हो सकता है आइटम ना बिके, विच इन टर्न लीड्स टू फॉल इन आउटपुट। और जब भी उनका माल नहीं बिकेगा कीमत गिराने के बाद भी, तो वो आउटपुट को कम करेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। फिर इसमें बताएंगे बैंक रेट का क्या रोल है। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक पैसा लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस बैंक रेट। अगर मार्केट में डिमांड डेफिशिएंट है तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट को घटाएगा, ताकि कॉमर्शियल बैंक्स एनकरेज हों बोरोइंग्स के लिए। और जब बैंक रेट को डिक्रीज किया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक्स भी अपने लेंडिंग रेट्स को डिक्रीज करेंगे, जिससे कि जनरल पब्लिक के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, जिससे पब्लिक अधिक से अधिक लोन लेगी और जनता के पास होगा अधिक से अधिक पैसा, यानी कि इकोनॉमी में क्रेडिट भी बढ़ेगा और मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, और घटी हुई डिमांड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है तो जेब में उछलता है। दैट मीन्स वो डिमांड करते हैं कि हमें कार चाहिए, हमें महंगे से महंगा घर चाहिए, फ़ोन भी खरीदेंगे महंगे महंगे, फाइनेंस करवाएंगे आइटम्स को। तो इस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड को बढ़ाया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक रेट को घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70th। व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन रिमूविंग इट। अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा हो जाता है इकोनॉमी में, तो वही कहलाती है एक्सेस डिमांड। व्हेन इन एन इकोनॉमी डिमांड इज फॉर अ लेवल of output that is more than the full employment level of output, the demand is said to be an excess demand. Excess demand refers to the excess of aggregate demand over the available output at full employment. यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर देश में जितना आउटपुट तैयार हुआ है, डिमांड उस आउटपुट से भी ज़्यादा हो रही है। यानी कि जितना भी प्रोडक्शन देश में हुआ है, लोग उससे ज़्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश में महंगाई आती है। यानी कि इससे पैदा होगी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन देयर सरप्लस डिपॉजिट्स। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को उनके सरप्लस डिपॉजिट्स पर, तो वही इंटरेस्ट का रेट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। दैट मीन्स यहां पर कॉमर्शियल बैंक्स अपने फंड्स जमा कराते हैं सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक उनको इंटरेस्ट पे करता है। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो यहां पर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने से कॉमर्शियल बैंक्स एनकरेज होंगे अपने फंड्स को जमा कराने के लिए रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास अब कम फंड्स बचेंगे पब्लिक को क्रेडिट यानी कि लोन देने के लिए। तो इससे बिजनेसमैन को और पब्लिक को लोन कम मिलेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचेगा, यानी कि जनता के पास पैसा कम होगा। दैट मीन्स मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों ही इकोनॉमी में है हमें घटते हुए दिखाई देंगे, और एक्सेस डिमांड वापस उसी लेवल पर आ जाएगी जहां पर उसे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। वीडियोस को लगातार देखिएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स याद कीजिएगा, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाइएगा। वीडियो को लगातार देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू।